गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आइए, जैसा कि आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया था कि जो भी चीज़ें एक सप्ताह के अंदर हम लोग क्लास में करेंगे उन सब का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जो भी चीज़ क्लास में कराया जा चुका है उन सभी चीज़ों का वीडियो के बारे में बात करते हैं और एक बार ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको लिखवाया था या फिर से कराया गया था। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा क्या जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आज जो हमारा चर्चा होने वाला है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वाले टॉपिक पे ही चर्चा होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो इस क्लासिफिकेशन का जब हम बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन को हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं जी, वर्गीकरण। और यहाँ पे वर्गीकरण करना है, किसके वर्गीकरण के बारे में बात करना है जी, तो नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों को बातचीत करना है। ठीक है, तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोग क्या देखेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं होती है, और जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जिक्र करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग सुने होंगे कि वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, और एक अपरिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद से आपका दशमलव होता है। इसके बाद से अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, परिपूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। यानी आज तक जितनी संख्याएं हैं मैथ में, उन सभी संख्याओं के बारे में जिक्र हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो आइए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात ये करेंगे कि आखिर जो हम नंबर सुनते हैं, संख्या, आखिर ये संख्या है क्या। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि संख्या क्या है जी। तो संख्या आपका वह मान है जिसका यूज या जिसका उपयोग हम अपने जीवन में किसी संख्या की माप कर, मतलब किसी भी चीज़ की माप करने में, ठीक है, किसी चीज़ की गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप संख्या का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा संख्या, यानी संख्या एक ऐसा मान है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं जी, गणना करने के लिए करते हैं और माप करने के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग संख्या के बारे में तो जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जो एक दो चीज़ जानना है वो चीज़ हमको जानना चाहिए अंक के बारे में। यहाँ पे दो शब्दों को ध्यान से सुनना है जी। एक चीज़ तो हमको देखना है अंक, और दूसरा चीज़ है क्या जी, संख्या। ठीक है, इन दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा कि मैथ की जब हम बात करते हैं तो मैथ में या फिर से गणित में कुल मिलाकर के अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है जी, तो अंकों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। और वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि पहला अंक क्या होता है, 0। उसके बाद से क्या होता है जी, 1। उसके बाद से क्या होता है जी, 2। उसके बाद से 3। उसके बाद से 4। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक जाते हैं जी, 9 तक। यानी कुल मिलाकर के 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होते हैं वही क्या होते हैं, जो कुल मिला के कितने होते हैं जी, 10। यानी गणित में हमको कुल मिला के 10 अंकों को सीखना है, और ये 10 अंक कौन कौन से हैं ये आप सभी को पहले से ही पता है। अब देखिए, जब संख्या की बात करते हैं, तो संख्या की जब हम बात करते हैं तो संख्या क्या है जी, इन्हीं अंकों का यूज करके, ध्यान से सुनिए, ये 10 अंकों का यूज करके हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या बनेगा, आप कोई भी संख्या बना लीजिए, इन्हीं 10 अंक का यूज करके बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम लिखते हैं कितने जी, 50। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस 50 में हम केवल दो ही अंकों का यूज कर किए हैं। पहला अंक क्या है जी, 5, और दूसरा अंक क्या है जी, 0। यानी अगर ये दो अंकों की संख्या है तो इसमें दो ही अंक का यूज किया गया है, 5 और 0। अगर मान लीजिए कि हम एक संख्या लिख दिए कितने जी, 245,
ये एक संख्या लिख दी है। इस 245 में आप देख रहे हैं कितना अंक यूज किया गया है, तो यहाँ पे एक है दो, एक दूसरा दूसरा कौन है चार, और तीसरा कौन है पाँच। यानी 245 को लिखने के लिए हम कितनी अंकों का यूज कर रहे हैं, तो 3 अंकों का यूज कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अंक जो होता है वो क्या होता है, अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और कौन कौन से 0 से लेकर के 9 तक का जो होता है वो क्या होता है, ये आपका अंक है। और इन अंकों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या संख्या देख रहे हैं जी। यानी एक बात आप ध्यान से सुनिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितना दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को दो ही भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो संख्या क्या है जी, तो ध्यान से सुनिए, यानी संख्या को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। और पहला कौन सा है जी, आपका रियल नंबर है। रियल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दूसरा क्या है जी आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दूसरा जो है वो हमारा क्या है जी इमेजिनरी नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं। यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दो ही भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्या जी रियल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है जी आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं जी काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग ये नहीं जिक्र करेंगे कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। हम लोग इसको आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि इसका डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी हमने ये देख लिया कि संख्या जो है उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका रियल नंबर और दूसरा क्या है इमेजिनरी नंबर। अब फिर से हमको क्या करते हैं जी, अगर आगे डिवीजन करना है तो आगे हम लोग बांटेंगे क्या जी रियल नंबर को। तो रियल नंबर को फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्या जी आपका रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी परिमेय संख्या। और दूसरा इसका होता है क्या जी आपका इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसे हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना देखिए, सबसे पहला चीज़ आपने क्या देखा, इस संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका रियल नंबर, दूसरा क्या है इमेजिनरी नंबर। उसके बाद से हम रियल नंबर को फिर दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या है जी आपका रेशनल नंबर और दूसरा क्या है जी आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं जी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि सबसे पहले क्या है, कौन कौन सा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमने क्या देखा जी, सबसे पहला चीज़ तो हमने ये देखा कि संख्या जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या था जी हमारा, पहला भाग था हमारा रियल नंबर। पहला भाग क्या था जी रियल नंबर। ठीक है, पहला भाग हमारा क्या था, तो ये था हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, तो वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये रियल नंबर क्या होता है इस बात को आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, यानी रियल नंबर जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं जी वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। चलिए देखिए, यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आप इस एक बात का ध्यान रखेंगे कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी एक बार फिर से सुनिए कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके। यानी अब यहाँ पे एक शब्द हम यूज कर रहे हैं संख्या रेखा, क्या जी एक यहाँ पे हमने शब्द यूज किया है क्या, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए संख्या रेखा। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो नंबर लाइन बोलते हैं। संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इस बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से सुन लेना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए। ठीक है,
आप लोग इस चीज़ के बारे में पहले से भी पता होगा, जैसे ये ऐसे हो गया, ठीक है। और सबसे बीच में यहाँ पे क्या होता है जी, जीरो। इसके राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा जी 5, और इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इधर किस में बढ़ेगा जी -1, यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा -2, यहाँ पे बढ़ेंगे तो कितना होगा -3, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा -4, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा जी, आगे बढ़ते जाएगा, और ये कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटिव तक आएगा, यानी अनंत तक बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जी, संख्या रेखा इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। यानी जिन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम वास्तविक संख्या नहीं बोलेंगे। यानी यहाँ पे एक चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि वे सभी संख्याएं या फिर से वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस पे देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें आप एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो अभी आप लोग देखें कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो परिमेय संख्या आ सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी मैंने टेबल दिखाया था कि परिमेय जो आपका वास्तविक संख्या होता है उसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका रेशनल भी आएगा और इरेशनल, यानी परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो हमने ये देख लिया कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या जो होती है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो आइए उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बोल रखा है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें प्राकृतिक संख्या, उसके बाद से क्या होता है जी पूर्ण संख्या, उसके बाद से जितने भी इंटीजर होता है, ठीक है, उसके बाद से फ्रैक्शन और दशमलव सब कुछ आ जाता है। यानी कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या है इसे तो सबसे पहले तो हमने ये बात किया कि वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो परिमेय संख्या भी आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन है वो भी आ जाएगा, कोई पूर्ण संख्या है वो भी आ जाएगा, प्राकृत संख्या है, सारा का सारा जितना भी है ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे जी, आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच, इस बात को ध्यान रखना है, यानी अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या है तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं संभव है जी, तो ये अनंत वास्तविक संख्याएं संभव हो, ठीक है, मतलब होती हैं। तीसरा नंबर देखिए वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है उसको अंग्रेजी अक्षर के आर, कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी जितनी भी आपका क्या है जी रियल नंबर का समूह है उसे ये अंग्रेजी के कैपिटल आर से क्या करते हैं जी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, वास्तविक संख्याओं का प्रॉपर्टी नंबर 1 कि क्या है जी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें किस में आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा बात किए थे क्या जी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या है, आपको अभी आपने देखा कि वास्तविक संख्या क्या है, और वास्तविक संख्या का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है जी, आपका काल्पनिक संख्या होता है, यानी इमेजिनरी नंबर होता है। तो देखिए जो आपका वास्तविक संख्या है उसके बारे में हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जिसे हम क्या कर सकते हैं जी संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये बताइए कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा देंगे उसे तो हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, लेकिन जिस संख्या को अगर संख्या रेखा पे हम नहीं दर्शा सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब हम किसी ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो जो परिणाम मिलता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, अभी देखिए
किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे -2 इंटू -2 बराबर क्या है जी 4। लेकिन काल्पनिक संख्याओं के मामले में यह नियम क्या है जी अलग है। इस लाइन को आप लोग समझिएगा। इसमें ये कह रखा है कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, ये -2 है, अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं तो वर्ग निकालने का मतलब क्या हो गया जी? वर्ग निकालने का मतलब यही तो हुआ कि इस संख्या को 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, पावर 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा कर दीजिए। अब ये बताइए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 4। और माइनस माइनस कट करके क्या हो जाता है जी प्लस। यानी यहाँ से ये चीज़ ये बता रहा है कि कोई भी निगेटिव नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आता है वो क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या है तो वो क्या होता है जी? अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पे उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा जी? धनात्मक आएगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आप सीख लीजिए कि यहाँ से तो हमने ये देख लिया। ठीक है, यहाँ से हमने ये देख लिया। अब देखिए क्योंकि हम काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपसे ये बोल देंगे कि यहाँ से √2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा जी? -2 आएगा। लेकिन ये -2 जो होना चाहिए क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो किस में आता है? धनात्मक में आता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो होता है इसमें ये क्या होता है जी? ये चीज़ अलग होता है। यानी अगर कोई काल्पनिक संख्या है तो उसका अगर आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू किस में आएगा? आपका उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर कोई वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग करने पे हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आएगा जी? धनात्मक आएगा। लेकिन वो काल्पनिक संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कैसा निकलेगा जी? तो वो ऋणात्मक आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए। ठीक है, और काल्पनिक संख्या के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें एक चीज़ का यूज करते हैं आई। आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है जी? -√1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? आई स्क्वायर करेंगे। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी? -1। तो कई बार ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना होता है जी? √1। और दूसरा चीज़ क्या होता है जी? यहाँ पे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या में हमने क्या बताया कि जिसे संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, यानी जिसे क्या कर सकते हैं? जिसे संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन क्या हम काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं? तो नहीं दर्शा सकते। तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी? ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाएगा जी? रूट मतलब 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और डेसिमल का जो आता है संख्या वो सब भी क्या आता है? जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन काल्पनिक संख्या में कौन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं जी 2i है, उसके बाद से क्या जी 7i है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या के साथ अगर आई का यूज किया गया है तो ये क्या हो जाएगा जी? आपका काल्पनिक संख्या को डिनोट करेगा। जहाँ पे आई का वैल्यू कितना होता है जी? तो जहाँ पे आई का वैल्यू आपका क्या होता है? √1। तो कई बार आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी? तो ये होता है -1। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई वास्तविक संख्या है तो अगर किसी वास्तविक संख्या का हम क्या करते हैं जी? वर्ग करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर किसी वास्तविक संख्या का हम वर्ग करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा ही किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम काल्पनिक संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आएगा जी? तो वो हमेशा ही आपका क्या आएगा जी? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी व्यक्ति को दिक्कत है? यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में मुख्य अंतर क्या देखें हम लोग कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं, वहीं दूसरा क्या है जी? काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पे नहीं डिनोट कर सकते। पहला मुख्य अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हुआ कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा जी? धनात्मक। और किसी भी काल्पनिक संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज़, एक तीसरा संख्या आता है क्या जी, सम्मिश्र संख्या। अब ये सम्मिश्र संख्या क्या है, इस चीज़ को चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे, उससे जो संख्या बनता है उसे क्या बोलते हैं जी, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि एक संख्या क्या था जी, यानी संख्या को दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था आपका रियल नंबर, दूसरा क्या था जी, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना जी, तो ये एक साथ क्या कहलाता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ठीक है, खैर इस चीज़ के बारे में हमारे सिलेबस का पार्ट ये नहीं है तो हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। जैसे हमने क्या बोला था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कोई भी चीज़ आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, एक चार एक वास्तविक संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक संख्या हम लिख देते हैं कितना जी, 2i, या फिर से हम यहाँ पे लिख दिए 3i। तो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई संख्या है जिसके साथ आपका i जुटा हुआ है, i का मतलब क्या जी, आयोटा। तो ये अगर i का मतलब क्या होता है जी, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आयु को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, तो यानी आई का, और अभी मैंने बताया कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक साथ क्या कर दें जी, जोड़ दें, या एक साथ क्या करें, घटा दें, यानी जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जो होता है उसको एक साथ क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या जो संख्या बनती है वो क्या बनती है जी, आपकी सम्मिश्र संख्या बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका एक उदाहरण लिया गया, 3 प्लस में क्या है जी, 4i। यहाँ पे 3 क्या है जी, आपका वास्तविक संख्या है, और 4i क्या है जी, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने बताया भी था कि संख्या जो होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला क्या था जी, रियल नंबर, दूसरा क्या था, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को भी फिर की क्या किया गया था, दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था जी, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या था जी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक बार इसको देखिए। हमने तो यही बताया था कि कोई भी अगर रियल नंबर है उसको दो भागों में बांटा गया था। इसमें एक तो पहला था परिमेय संख्या, और दूसरा क्या था जी, आपका अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो अब हम लोग आइए बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि एक संख्या को परिमेय संख्या तब कहा जाता है जब ये निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करती हो। यानी ध्यान से सुनिए कि किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या कब कहेंगे, जब वो तीन शर्त पूरा करेगा तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि हमको चेक करना है कि कोई संख्या परिमेय है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको तीन कंडीशन का होना, तीन कंडीशन को देखेंगे। अगर वो तीन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो परिमेय होगा, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ये तीन कंडीशन क्या है। तो देखिए किसी भी संख्या को परिमेय संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कब, जब तीन शर्त को पूरा करें, जिसमें पहला शर्त ये है कि उसे P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। यानी जिसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पहला तो क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या, यानी जैसे जिस संख्या को हम क्या करते हैं, जिसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, परिमेय संख्या। इसमें एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या है जी, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद से अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें एक कंडीशन और भी है कि जहाँ Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर Q जो है जीरो के बराबर हो गया तो वो क्या होगा जी, आपका अप यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ से हमको आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसे P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे जी, परिमेय संख्या।
इसके बाद से देखिए, और जहाँ पी और क्यू जो दोनों होना, वो क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। और आगे तीसरा पॉइंट क्या है कि क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको इसके बट्टे में क्या होता है, एक हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि पी जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जीरो जो होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए एक और बटन में क्या जी जीरो, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दर्शाया गया है कि क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू जो होता है वो क्या होता है, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। अब परिमेय संख्या से संबंधित कुछ पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योग घटाव गुणा, देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग कर दीजिए, घटाव या फिर से गुणा और भाग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी दो परिमेय संख्या को आप जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, घटा दीजिए या भाग कर दीजिए, तो उससे जो संख्या प्राप्त होगा वो भी क्या होगा जी, आपका परिमेय संख्या ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। यानी जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है और जितनी भी आपकी क्या होती है जो पूर्णांक संख्याएं होती है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है जी, वो सारे की सारी संख्याएं आपका परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद से दूसरा आ जाता है क्या जी, अपरिमेय संख्या। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था क्या जी, काल्पनिक संख्या में, कि काल्पनिक संख्या का अपोजिट क्या होता है, वास्तविक संख्या। उसी तरह से यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या, किसी किसी भी संख्या को परिमेय संख्या हम तब कहेंगे जब वो तीन शर्त पूरा करे। पहला शर्त तो ये होना चाहिए कि उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा शर्त यह है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तीसरा शर्त क्या है जी, तीसरा शर्त ये है कि हमें उसे क्या करना चाहिए, क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्या में क्या है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम भिन्न या फिर से p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी सीधा सीधा आप एक बात याद रखिए कि जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्या की विशेषता क्या है, इसको देखिए। अपरिमेय संख्याओं की पहचान इन दो मुख्य गुणों से होती है। पहला क्या है जी, अशांत, और दूसरा क्या है जी, अनावर्ती। ठीक है, तो देखिए ये एक अलग टॉपिक है डेसिमल। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या को हम लोग अलग से इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें ये आपका दशमलव के पार्ट, दशमलव के अंतर्गत आएगा। इसका एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो जिस संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं जी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में मुख्य अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसे p बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें डेसिमल क्या होता है, इसमें डेसिमल या तो खत्म हो जाता है या रिपीट होता है। यानी जो परिमेय संख्या होता है इसमें क्या होता है कि अगर हम भाग देते हैं हर से अंश में, तो क्या होता है जो वैल्यू निकल के आता है डेसिमल में, दशमलव में, तो वो दशमलव क्या होता है, या तो खत्म हो जाता है यानी जाके रुक जाता है, या फिर से रिपीट होते रहता है एक ही अंक। तो वो क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें क्या होता है जी, ना तो दशमलव के बाद अंक खत्म होता है और ना ही क्या होता है रिपीट होता है, यानी चलते जाता है, चलते चलता है, चलते आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल की जब हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या का जो वर्गमूल निकलता है तो क्या होता है, जो पूर्ण वर्ग, उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। लेकिन इसका जो वर्गमूल निकलता है वो क्या निकलता है जी, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या जी, इनकम्प्लीट वर्गमूल निकलता है। यानी वो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होता है ना जी, √2,
तो आप √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 1.41 डैश 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 आगे बढ़ते हुए जाता है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आगे क्या होगा जी, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ये रिपीट होते जाएगा, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, ना ही रिपीट होगा और ना ही रुकेगा। तो इसका जो वर्गमूल निकलने का है वो क्या होगा जी, अपूर्ण वर्गमूल निकलेगा। लेकिन जब परमीय संख्याओं के बारे में बात करें तो परमीय संख्याओं के बारे में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे √4 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये कंप्लीट वैल्यू आ गया, यानी इसका वर्ग क्या निकला जी, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। इंटीजर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताया गया है कि पूर्णांक संख्या के बारे में। कि पूर्णांक जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो होता है जी पूर्ण और दूसरा होता है क्या जी, अंक। जिसका अर्थ है क्या जी, जिसका अर्थ है आपका पूरा अंक। यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या जो होता है यह, इसको अगर देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है पूर्ण और दूसरा क्या है जी, अंक। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण अंक। यानी जो भी संख्या अपने आप में कंप्लीट है उसी को तो इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। यही चीज़ है, आगे देखिए क्या बोल रखा है। यानी ऐसी संख्याएं जो दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होती है उसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। यानी वे सभी संख्या जिसमें क्या हो, जो ना तो दशमलव के रूप में हो ना ही फ्रैक्शन के रूप में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आगे देखिए इसके डेफिनेशन की बात करें। पूर्णांक उन संख्याओं का समूह है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, उसके बाद से उनकी ऋणात्मक संख्याएं और मतलब शामिल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यानी पूर्णांक में क्या होता है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किस में आती है, पूर्णांक में। और जितनी भी पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक वैल्यू वो भी क्या आता है जी, आपका पूर्णांक में आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पूर्णांक मुख्य रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। ध्यान से सुनना है जी। इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है जी, धनात्मक इंटीजर, यानी क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या है जी, ऋणात्मक इंटीजर, या फिर से उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा क्या होता है जी आपका, जीरो इंटीजर, यानी शून्य पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य से बड़े अंक, यानी जीरो से बड़ा जो भी अंक होता है वो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जीरो से बड़ा क्या हो गया, 1 2 3 4, ये सारा क्या है, जीरो से बड़ा है। और ऋणात्मक पूर्णांक में आप देखेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या है, शून्य से छोटे अंक, इनके आगे माइनस का क्या होता है जी, चिन्ह होता है, यानी ऋणात्मक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये देखिए -1 -2 -3 -10 आगे बढ़ते जाएगा। और जीरो क्या है जी, जीरो के बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक इंटीजर है। आगे देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहिए, वो चीज़ आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए कि अभी हमने कुछ ही देर पहले मैंने बताया था नंबर लाइन के बारे में, यानी संख्या रेखा के बारे में। अब आइए हम लोग उस संख्या रेखा को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा हम कैसे बनाते हैं, ऐसे एक लाइन होता है और बीच में जीरो होता है, और इसके इधर हम लोग क्या करते हैं 1, इधर क्या होता है 2, इसके बाद से 3, उसके बाद से क्या होता है जी 4, उसके बाद से क्या आता है 5, उसके बाद से क्या आता है जी 6, और ऐसे ही बढ़ते जाता है और कहाँ तक आता है, इन्फिनिटिव तक चला जाता है, यानी अनंत तक जाता है। और उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो क्या होता है जी -1, उसके बाद से क्या होता है जी -2, उसके बाद से क्या होता है -3, उसके बाद से क्या होता है जी -4, उसके बाद से क्या होता है -5, उसके बाद से क्या होता है -6, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव, मतलब क्या जी, अनंत तक चीज़ों ये क्या होगी जी, जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यानी संख्या रेखा यही है, संख्या रेखा यही है, यानी जिसमें सबसे बीच में क्या होता है जीरो, और जीरो से अगर हम इधर जाते हैं तो क्या होता है दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6
अनंत तक जाएगा। और फिर जीरो से इधर बाईं तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इसी तरह का से आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ हमको देखना है वो क्या देखना है, इस बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ से यानी 1 से लेकर के जो आगे की संख्याएं हैं जो बढ़ती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या जी, पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी जीरो से बड़ा जितना भी होता है वो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। और यहाँ से इधर वाला चीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है जी, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी ये चीज़ क्या है आपका, तो ये चीज़ आपका क्या है, ये हो गया आपका पॉजिटिव ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर ये चीज़ आप क्या दिख रहे हैं, तो ये है हमारा क्या जी, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी देखिए, यानी जीरो से अगर हम दाईं तरफ बढ़ते हैं, यानी 1 से लेकर के आगे की संख्याएं क्या होती है आपकी, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और जीरो से छोटा यानी -1 -2 -3, यानी जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं ये सब क्या है जी, ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या जी, इन सभी संख्याओं के पहले किसका चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख लिए। और यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कंसेप्ट से संबंधित कि ये बताइए कि जीरो, क्या जीरो एक पूर्णांक संख्या है, तो जीरो तो एक पूर्णांक संख्या है ही। क्यों है, क्योंकि यह क्या है जी, एक संख्या रेखा पे उपस्थित है और ये अपने आप में भी एक क्या है जी, कंप्लीट है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि अब आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताइए कि क्या जीरो धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका जवाब क्या आएगा जी, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं सर, हम ये जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है जी, 1 2 3 4 से ऊपर आगे जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, तो -1 -2 -3 -4 आगे बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना है, वो डिस्कस क्या करना है कि ये जो संख्या रेखा है, ध्यान से सुनिए, ये जो संख्या रेखा है आप देखिए, अगर इस संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं जी, दाईं ओर आगे बढ़ते हैं, यानी ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, राइट डायरेक्शन। यानी अगर हम दाईं ओर आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान जो होता है वो क्या होता है जी, बढ़ते जाता है। इन संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे देखिए, 1 से बड़ा क्या है जी, 2, 2 से बड़ा क्या है जी, 3, 3 से बड़ा क्या है जी, 4, 4 से बड़ा क्या है जी, 5, और 5 से बड़ा क्या है जी, 6। इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी यहाँ से आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर संख्या रेखा पे हम दाईं ओर बढ़ते हैं, यानी संख्या रेखा पे अगर हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है जी, बढ़ते जाता है। यानी वैल्यू में क्या होता है जी, वैल्यू उसका बढ़ते जाएगा। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स करें कि अगर हम क्या करें जी, यहाँ से अगर संख्या रेखा पे अगर हम बाएं डायरेक्शन में जाएंगे यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो संख्याओं का जो मान होता है वो क्या होता है जी, घटते जाता है। यानी वैल्यू क्या होगा जी, घटेगा। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये कि जब संख्या रेखा पे हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होगा जी, बढ़ेगा। और जब संख्या रेखा पे बाईं ओर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा जी, वैल्यू आपका घटेगा। तो यहीं से आपका कॉमन यानी सिंपल सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि -1 और 0 इसमें कौन सा बड़ा है, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि ये तो 0 है, ये -1 है, तो बड़ा कौन सा होगा जी, 1 होगा। लेकिन ये क्या है जी, ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा, तो ये देखिए -1 और 0 में बड़ा कौन सा है जी, 0 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्यों बड़ा है ये तो अभी मैंने बताया कि जब संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं, बाईं ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होता है जी, घटते जाता है। तो ये क्या हो गया, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पे 0 पहले आता है, उसके बाद से क्या आता है जी, 1। यानी 0 से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, 1। यानी 0 से छोटा क्या होगा, 1। 1 से -1 से छोटा क्या होगा, -2। इसी प्रकार से -2 से छोटा क्या होगा, -3। -3 से छोटा क्या होगा, -4। -4 से छोटा क्या होगा, -5। इसी तरह से आपका क्या होगा जी, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि 297 माइनस में है और यहाँ पे है कितने जी, 300 माइनस में है। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा होगा, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा जी, ये वाला हमारा संख्या क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और ये वाला संख्या क्या होगा जी, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, यानी इसमें हम लोग को मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 से आगे बढ़ रहा है।
ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 -1 -2 से माइनस से आगे बढ़ते जाएगा। और जीरो भी क्या है जी, एक इंटीजर है, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक इंटीजर है और ना ही ऋणात्मक इंटीजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल नहीं, यहाँ पे क्या है, ये दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या का जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि एक अलग से ही टॉपिक है डेसिमल। उसको जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि दशमलव क्या है, दशमलव के कितना टाइप होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जनरल थोड़ा सा देख लीजिए क्या कर रखा है कि जब किसी संख्या में एक छोटा सा बिंदु लगा होता है तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। यानी किसी भी संख्या के बीच में, ध्यान से सुनिए, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है जी, 4 5 6, अगर इस संख्या के बीच में कहीं पे भी हम क्या कर दीजिए, दशमलव यानी एक छोटा सा बिंदु लगा दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें बता रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अब हम लोगों को जो सबसे मुख्य चीज़ पढ़ना है वो क्या है जी, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है, यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह क्या है जी, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पी से क्या हो गया जी, मान लेते हैं कि पी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरीके से नहीं कटती हैं या फिर से नहीं विभाजित होती है। जैसे देखिए, ये p है, ये अगर मान लीजिए कि कोई प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या से कट सकता है। और वो कौन सा, एक तो 1 से कटेगा और दूसरा किससे कटेगा, ये संख्या खुद से कटेगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका कितना गुणनखंड होता है, केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा जी, उसका वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई प्राइम नंबर है, तो इसका 2 ही फैक्टर संभव है। कौन सा, पहला फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा जी, वो नंबर खुद होगा। यहाँ से एक कंसेप्ट और पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर का हम क्या कर देते हैं जी, वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये जो संख्या प्राप्त होता है इसका कितना फैक्टर होगा। तो अगर किसी प्राइम नंबर का जब हम वर्ग करते हैं तो उसमें गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कौन कौन सा, एक तो फैक्टर इसका क्या होगा 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा p, और तीसरा फैक्टर क्या होगा जी p²। यही 3 इसका गुणनखंड संभव होगा। बात समझ में आ रहा है, कितना गुणनखंड संभव होगा जी, यही 3 गुणनखंड इसका संभव होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी प्राइम संख्या का यानी किसी प्राइम नंबर का हम क्या कर दिए जी, क्यूब कर दिए, तो प्राइम नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के कितने फैक्टर हो जाएंगे जी, तो इसके कुल मिलाकर के 4 ही फैक्टर होंगे। और ये 4 फैक्टर कौन कौन सा होगा, पहला फैक्टर हो जाएगा 1, दूसरा फैक्टर होगा p, तीसरा फैक्टर होगा आपका क्या जी p², चौथा फैक्टर क्या होगा जी p³। ठीक है, यानी अगर किसी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का कितना गुणनखंड संभव है, 2 गुणनखंड। लेकिन प्राइम संख्या का अगर क्या करते हैं जी, अगर स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो उसमें कितने गुणनखंड होंगे, 3। अगर किसी प्राइम नंबर का क्यूब करते हैं तो उसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछ लें कि p जो है क्या जी, यह एक प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर का हम क्या करते हैं जी, p का पावर n कर दिए, तो ये बताइए कि ये जो संख्या बना है p का पावर n, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा जी, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो n प्लस क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे पावर जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसमें गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग ये चीज़ समझ गए कि प्राइम संख्या क्या है जी, सॉरी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और दूसरा पॉइंट क्या देखें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड संभव है। पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, वो संख्या खुद होगा। अगर किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगा जी, 3 होगा। अगर किसी
अभाज्य संख्या का पावर 3 करते हैं यानी क्यूब करते हैं तो उसका पावर, तो उसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर किसी अभाज्य संख्या का पावर क्या कर दीजिए n कर दें तो उसमें आपका क्या हो जाएगा जी, उसमें आपका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल खुद से और एक से पूरी तरह विभाजित होती है। सरल भाषा में कहें तो जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखिए संख्या एक से बड़ी, अभाज्य संख्या का की मुख्य शर्तें क्या है, यानी अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसके लिए कुछ शर्त है, और वो शर्त क्या होना चाहिए देखिए। तो देखिए सबसे पहला है कि वो संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वह संख्या किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। मतलब जो अभाज्य संख्या होता है वो संख्या अभाज्य तभी कहलाएगा जब वो किसी और टेबल में ना आए, यानी किसी और संख्या के पहाड़े में ना आए, और उसके केवल 2 ही फैक्टर संभव हो। एक तो फैक्टर होना चाहिए 1 और दूसरा फैक्टर वो क्या होना चाहिए, वो संख्या खुद होना चाहिए। ये तो खैर मैंने अभी बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि संख्या 1 जो है यह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी एक की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 की बात करें, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी हमने अभाज्य संख्या के बारे में क्या देखा, अभाज्य संख्या के बारे में यही चीज़ ने देखा है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर है। तो ये बताइए कि एक का फैक्टर तो एक हो गया और दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये दोनों चीज़ तो एक ही है, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो इस 1 का केवल एक ही फैक्टर है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने शर्त अभी पढ़ा था कि अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी एक है, तो इसीलिए ये संख्या जो होगा यानी 1 जो होगा वो क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही आपका क्या है जी, भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दो एक इकलौती ऐसी सम संख्या है, ध्यान से सुनना है जी, दो इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो क्या हो जी, सम हो। यानी 2 के अलावा सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, 2 है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाएगा, 2। देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, 2। इकलौती सम संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, बाकी सभी के प्राइम नंबर क्या होता है, विषम। अब देखिए 100 से ऊपर की कुल प्रमुख संख्याएं कौन कौन सी है, ये सारी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इस टेबल में क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए ये अभाज्य संख्याओं का टेबल है। तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जी, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको देखिए। अब देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सा है जी, 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7 है। उसके बाद से 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 और 89 और 97 है। यानी 1 से लेकर के अगर 100 तक की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक में कुल मिला करके आपकी 25 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है जी, अभाज्य है। और वो 25 संख्याएं कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, इसे याद भी कर लेना है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखिए कितनी है जी, 1 2 3 4। तो उसे यहाँ पे डिनोट कर दिया गया कि 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 4। 11 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो यहाँ से कितनी होती है जी, यहाँ भी कितनी होती है, 4 ही होती है। यानी आपको ये सीधे सीधे याद रखना एक पॉइंट कि 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है जी,
तो 1 से लेकर के 10 तक में कुल मिला करके 4 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर के अगर 20 तक में पूछ लिया जाए कि 1 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 8 होती है। 1 से लेकर के अगर 50 तक पूछा जाए, 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये होती हैं 15। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये होती है आपका कितना जी, 25। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये होती हैं आपकी 46। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 20 तक 8 होती हैं, 1 से 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25 और 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है जी, तो 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद से आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिल सकता है, ये भी, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल आपसे दे करके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक 9A 9A जो है या क्या जी, यह 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। तो ये बताइए कि A का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि 9 यानी 9A जो है क्या है जी, 2 अंकों की संख्या है। तो 9 से शुरू होने वाली 2 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है जी, 90 है। और 90 से कहाँ तक जाएगा जी, 99 तक जाएगा। और ये बताइए कि 99 से लेकर 90 से लेकर 99 तक में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या है जी, अभाज्य संख्या है तो एक ही संख्या होता है क्या जी, 97। और 97 में 9 तो दे रखा है, तो ये बचा कौन सा, 7। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 7। इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। से पूछ लेगा क्या जी कि 9A जो है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 100 से लेकर के 200 के बीच में कुल 21 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अभी हमने क्या बताया था कि 1 से लेकर 100 तक में कितना था जी, तो 25 अभाज्य संख्या। अब ये बताइए कि 1 से लेकर के 101 से लेकर के या फिर से 100 से लेकर के 200 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 21 है। और इन दोनों को जोड़े थे तो कितने आए थे, 46। यानी 1 से लेकर के 200 तक में कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 1 से लेकर 200 तक में कुल 46 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। तो इस टेबल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अब देखिए 100 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, इन सबको आपको ध्यान रखना है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए या आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्या था जी, रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर उसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। उसके बाद से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा था। पहला था परिमेय संख्या, दूसरा था अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद से हमने चर्चा किया अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। या फिर हम इसको दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके 2 ही गुणनखंड संभव है। पहला गुणनखंड तो क्या होगा, 1, और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होगी। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए।